Okay, so good afternoon, everyone. उसमें पड़ा होगा. All right, so let's get started. In the last class, we have started about indexing. So indexing में we have covered the basic of indexing, ki what is indexing database management system and what are the various types of indexing. कौन-कौन से types हमने discuss किए थे? Sparse indexing. See, it is not a type of indexing. Sparse indexing is not a type of indexing. Ordering था, primary था. Primary, secondary, clustered. Clustering. हाँ, clustered indexing, primary indexing और आपका एक और इंडेक्सिंग हमने देखा था सेकेंडरी इंडेक्सिंग. ठीक है, सो लेट मी शेयर वन शीट विद यू. और एक ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग भी था, तो वो तो इस काइंड की वो ऑर्डर और अनऑर्डर्ड फाइल पे लगता थी. आई थिंक दिस पेज इज विजिबल टू यू ऑल. सबको दिख रहा है? दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ वन ऑफ द presentations that I've seen for indexing. तो इसमें ये इस पे ध्यान दो जरा. Just focus here. This matrix form, ये जो टेबल बना हुआ है ना, इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका जो डेटा फाइल है, yesterday we have talked a lot about the ordered file and unordered file. ये आपको क्लियर है कि ordered file क्या होती है और unordered file क्या होती है? जैसे अगर हम बात करते हैं किसी एम्प्लॉय टेबल की, एंड इन एम्प्लॉय टेबल आपके पास जो रिकॉर्ड स्टोर है उस एम्प्लॉय टेबल में, वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सॉर्टेड है. ठीक है, तो उस चीज को तो हम बोलेंगे ऑर्डर्ड फाइल. बिकॉज अगर आपको रोल नंबर 5 का एम्प्लॉय आईडी 5 का डेटा चाहिए, तो इट इज ऑलवेज बीन प्रेजेंट बिफोर 6 एंड आफ्टर 4. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड फाइल. और ऑर्डर्ड फाइल में हम हमारा जो इंडेक्स के अंदर जो सर्च की होती है, जैसे ये अगर हमारी इंडेक्स टेबल है, इसके अंदर हमारी सर्च की जो एवरी रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ 2 फील्ड्स. yesterday we have talked about it. The first field is known as, फर्स्ट फील्ड का क्या मतलब है? यस क्लास, फर्स्ट फील्ड में हम क्या स्टोर करते हैं? ब्लॉक नंबर. कम ऑन, फर्स्ट फील्ड में हम ब्लॉक नंबर स्टोर करते हैं. हम पॉइंटर होता है, की वैल्यू होती है. आई एम आस्किंग अबाउट फर्स्ट फील्ड में हमारी सर्च की वैल्यू होती है, जिसके बेसिस पे हम अपनी क्वेरी सर्च कर रहे हैं. अगर हमारा जो सारी क्वेरीज है, जैसे अगर आप आईआरसीटी की साइट पे अगर कुछ भी सर्च करते हो, तो और अपना कि मेरी ट्रेन कब की है या ट्रेन की टाइमिंग्स क्या है, वट एवर यू सर्च, एवरीथिंग इज सर्च ऑन द बेसिस ऑफ पीआर नंबर, है ना. तो वहां पे सर्च की जो होती है वो प्राइमरी की पे अप्लाई की जाती है. तो हमने उसके लिए हमने बात की थी कि हमारा वो काइंड ऑफ इंडेक्सिंग इज बीन टर्म्ड एज प्राइमरी इंडेक्सिंग. और प्राइमरी इंडेक्सिंग इज मोस्टली कन्वीनियंट अगर हमारा वो हम स्पार्स इंडेक्सिंग करते हैं. तो प्राइमरी इंडेक्सिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज स्पार्स, वन इज डेंस. वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज स्पार्स इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज डेंस इंडेक्सिंग. क्या होती है स्पार्स इंडेक्सिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पार्स इंडेक्सिंग? मैम स्पार्स इंडेक्सिंग में मैम एक ब्लॉक के जो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू होती है वो स्टोर होती है. सो है में सारी वैल्यूज होती है स्टोर. हाँ, तो अगर हमारा जो डेटा फाइल है, अगर डेटा फाइल के अंदर 1000 रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स is 1000 and we are doing sparse indexing, then of course the number of records in the index file will always less than the number of records in the data file, because sparse indexing में हम सारे records के लिए data include नहीं कर रहे हैं. We are including only, या तो हम ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं कि हम मोस्टली सर्च रिकॉर्ड्स के डेटा को स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, या अगर हमारा डेटा ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, वी आर जस्ट स्टोरिंग द फर्स्ट रिकॉर्ड और द मोस्ट आस्क्ड रिकॉर्ड इनटू द इंडेक्स फाइल. तो स्पार्स मतलब होता है कि
always the size of the index file, the number of records in the index file is always be less than the number of records in the data file. So primary indexing is mostly efficient when we go for sparse indexing in the ordered file. ठीक है, अब आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर है प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या होती है. प्राइमरी इंडेक्सिंग में हमारी जो सर्च की वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्राइमरी की होती है. ठीक है, और सेकंड पॉइंटर क्या होता है, सेकंड फील्ड के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, वी ऑलवेज स्टोर द बेस पॉइंटर्स एड्रेस or the data reference. Basically we'll store the address where the particular block is located, where we get the corresponding record. क्योंकि block के अंदर record को ढूंढना is negligible. ठीक है, पर मेन हमारा टास्क क्या है, we need to find that particular block where that particular record is being stored. तो primary indexing clear है. Now in today's class we have to talk about clustered indexing. Clustered indexing हमारी कब अप्लाई होती है, यहाँ पर देखो फाइल हमारी ऑर्डर्ड होनी चाहिए. ठीक है, नाउ प्राइमरी इंडेक्सिंग हमने पढ़ा कि हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी की पे. ना क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग तब अप्लाई होती है जब आपके पास there is no primary key. Let's suppose you have a table like this. This is your table, which is a department table, जहां पर आपका department number है, employee name है और उसका project number है, जो भी है. ठीक है, यहाँ पर department number is a non key value. You are applying, या देख रहे हो ordered file है और non key, अगर आप सर्च की वैल्यू जो है वो नॉन की है तो आप कौन सी इंडेक्सिंग फॉलो करोगे, क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग. when you have unordered file and you are having a key, तब आप सेकेंडरी इंडेक्सिंग करोगे. और आपके पास अनऑर्डर्ड फाइल में नॉन की है तब भी आप सेकेंडरी इंडेक्सिंग करोगे. हाउ यू विल डू दैट, आई विल जस्ट डिस्कस इट जस्ट नाउ. अभी हम बात करें क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग की. वो कब अप्लाई होती है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्डर्ड फाइल पे अगर हमारी सर्च की नॉन की है तो किस टाइप की इंडेक्सिंग सुटेबल है. इट इज क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग. हाउ, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके पास एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है, वहां पर आपके पास डिपार्टमेंट नंबर है. यू वांट अ क्वेरी, यू वांट टू मेक अ क्वेरी कि यू वांट द एम्प्लॉयज दैट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 1. अब डिपार्टमेंट नंबर 1 के देख रहे हो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है. यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर में ए भी है, डिपार्टमेंट नंबर 1 में बी भी है, यहाँ भी कई डिपार्टमेंट नंबर 1 है, यहाँ पर डी एम्प्लॉय भी स्टोर है. सो डिपार्टमेंट नंबर 1 इज अकरिंग नंबर ऑफ टाइम. नॉन की का मतलब क्या होता है, नॉन की का मतलब कि वैल्यू इज नॉट यूनिक. You getting it? And here you are making a query जो आपकी सर्च की वैल्यू है which is a non key value. तो उस केस में आप कौन सी क्लस्टरिंग, कौन सी टेक्निक यूज करते हो, कौन सी इंडेक्सिंग यूज करते हो, क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग, जहां पर आप यू आर मेकिंग अ क्लस्टर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज विच आर बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट नंबर 1. ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका क्या होगा, अब ऑब्वियसली इसके अंदर भी आपकी क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग में भी कौन सी इंडेक्सिंग सुटेबल है, स्पार्स. इसके अंदर भी आप स्पार्स फॉलो करोगे क्योंकि यहाँ पर आप सारे रिकॉर्ड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे. आपने क्या किया कि आपने जो आपकी यहाँ पे सर्च की वैल्यू है वो 1 है. ठीक है, विच इज अ नॉन की. अब 1 के लिए यू हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स, समझ रहे हो. तो यहाँ पर आपके पास एक डेटा पॉइंटर होगा विच इज पॉइंटिंग टू द पर्टिकुलर ब्लॉक. अब देखो यहाँ पर आपकी मोस्टली कोशिश क्या रहती है कि आप जो है हर एक ब्लॉक में सारे 1 के रिकॉर्ड डाल दो. अब यहाँ पर देखो ब्लॉक, ये जो पहला ब्लॉक है B1, इसमें 1 के रिकॉर्ड भी है, 2 के रिकॉर्ड भी है. B2 में 3 के रिकॉर्ड है खाली, B3 में 4 के रिकॉर्ड है, B4 में देखो कुछ 4 के भी है और कुछ 5 के भी है. अगर ऐसा केस होता है कि एक रिकॉर्ड में मतलब एक पर्टिकुलर डेटा नंबर जो डिपार्टमेंट नंबर है वो ऊपर वाले ब्लॉक में भी है और नीचे वाले ब्लॉक में भी है, तो उस केस में हम कैसे काम करेंगे मैं अभी बताती हूँ आपको. देखो क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग हम पढ़ रहे हैं. क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग में ऑलवेज सर्च की वैल्यू इज अ नॉन की वैल्यू. अब नॉन की वैल्यू का मतलब कि इट इज नॉट यूनिक, इट इज अकरिंग एट मल्टीपल पोजीशंस. सो व्हाट हमारा इंटेंशन क्या होता है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका मेन होता है कि वो सारे सिमिलर डिपार्टमेंट को इकट्ठे लोकेट करे. तो यहाँ पर देखो जो पॉइंटर वैल्यू है फॉर 1 विल पॉइंट टू फर्स्ट ब्लॉक नंबर B1. 2 के लिए भी वो B1 को ही पॉइंट करेगा और 3 के लिए इट पॉइंट टू B2. 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए वो B3 को पॉइंट करेगा. और B3 पे यहाँ पर ना एक जैसे आपका अगर आपको याद हो कि अगर आप कभी कोई काम करते हो तो अगर आपने एक शीट पे काम किया, नीचे लिख देते हो आप PTO. PTO का मतलब क्या होता है, व्हाई डू यू राइट PTO, यू वांट टू टेल टू द टीचर कि इसके आगे पीछे वाले पार्ट में मिलेगा आपको. सिमिलर लाइक दिस, यहाँ पर आपने एक ब्लॉक
रेफरेंस दे दिया, B3 के बाद एक यहाँ पर एक ब्लॉक रेफरेंस होता है विच विल पॉइंट टू द नेक्स्ट ब्लॉक वेयर यू कैन गेट द रिकॉर्ड ऑफ 4, डिपार्टमेंट नंबर 4। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके 5 का है और नीचे भी कुछ 5 डिपार्टमेंट नंबर के एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड स्टोर है, तो B4 के बाद एक ब्लॉक पॉइंटर होता है वो जो नीचे वाले ब्लॉक को पॉइंट करता है, जहां पर यू कैन फर्दर गेट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय 5, डिपार्टमेंट नंबर 5 रिकॉर्ड। यू गेटिंग इट? कुछ क्लियर हो रहा है? देखो, आपको क्लस्टर इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं हम, क्लस्टर इंडेक्सिंग में आपको इतना पता होना चाहिए कि क्लस्टर इंडेक्सिंग कब अप्लाई होती है। इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ऑर्डर्ड फाइल एंड बट द सर्च की वैल्यू इज अ नॉन की वैल्यू। अब ऑर्डर्ड फाइल ही तो है ना, यहाँ पर देखो सारे 1 1 के पहले है, फिर 2 2 के है, फिर 3 3 के है, फिर 4 4 के। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ है, फिर 2 आ गया, फिर से 1 आ गया, फिर 2 आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, इट इज अ ऑर्डर्ड फाइल। सारे 1 के इकट्ठे होंगे, सारे 2 के इकट्ठे होंगे, सारे 3 के इकट्ठे होंगे, सारे 4 के इकट्ठे होंगे। बट इट में भी केस कि 4 डिपार्टमेंट नंबर 4 के बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है जो एक ब्लॉक में नहीं आ रहे, दे कैन कम इन द नेक्स्ट ब्लॉक ऑल्सो। तो उस केस में आप एक ब्लॉक रेफरेंस का यूज करते हो जो नेक्स्ट ब्लॉक को रेफर करता है। ठीक है, जस्ट हैंग ऑन। हेलो, यस यस, बोलिए। हाँ जी, सो यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कि क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग में वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द नॉन की वैल्यू है ना, जो वो मल्टीपल लोकेशंस को पॉइंट करेगी। तो यहाँ पर आपके पास 1, ऑब्वियसली इसके अंदर हम स्पार्स इंडेक्सिंग यूज करेंगे। 1 डिपार्टमेंट नंबर के लिए आपके पास कौन सा, इट विल पॉइंट टू अ ब्लॉक जिसके अंदर सारे 1 के रिकॉर्ड स्टोर है। सेकंड के लिए जो उसका बेस पॉइंटर है, इट विल पॉइंट टू अ ब्लॉक जहां पर सेकंड के सारे डिपार्टमेंट नंबर के रिकॉर्ड स्टोर है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्लियर हो रहा है क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग? यस क्लास, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। हाँ या ना में जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते? क्लियर हो गया क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग कब एप्लीकेबल होती है? यस मैम। कब होती है बताओ? मैम जो हमारी सर्च वैल्यू होती है वो नॉन की होती है तब। हाँ, whenever search key value is a non-key value, that means it is not unique, it is occurring at multiple records में अकर कर रही है। बट हमारी जो टेबल है, जो हमारा डेटा फाइल है, वो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि सारी सिमिलर कीज विल अकर एट द सेम ब्लॉक और दे मे कैन ऑक्यूपाई द नेक्स्ट ब्लॉक। उसके लिए हम ब्लॉक रेफरेंस का यूज करते हैं। हर एक ब्लॉक के एंड में यू विल गेट अ रेफरेंस पॉइंटर विच पॉइंट टू द नेक्स्ट ब्लॉक where we can get the continued data। ठीक है, अब आपकी बात आती है सेकेंडरी इंडेक्सिंग की। सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है? व्हेन डू वी यूज सेकेंडरी इंडेक्सिंग? सेकेंडरी इंडेक्सिंग तब अप्लाई होती है जब आपके पास फाइल कैसी है, अनऑर्डर्ड फाइल है। ठीक है, अनऑर्डर्ड फाइल है। अब आपके पास 2 केसेस आते हैं कि अनऑर्डर्ड फाइल है बट यू आर अप्लाइंग द सर्च की ऑन अ प्राइमरी की, बट यू मे कैन अप्लाई द सर्च की ऑन अ नॉन की। तो इन दोनों के केसेस हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। जिनकी आज प्रेजेंटेशन है वो रेडी है सब? हम्म, ओके। सो हियर दिस इज द स्क्रीनशॉट फॉर योर सेकेंडरी इंडेक्स। सेकेंडरी इंडेक्स हमने पढ़ना है। अब देखो, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सेकेंडरी इंडेक्स हमेशा एप्लीकेबल होता है अनऑर्डर्ड डेटा पे। अनऑर्डर्ड डेटा जैसे यहाँ पर देखो, ये टेबल है, दिस इज योर डेटा फाइल। ठीक है, विच इज काइंड ऑफ द एम्प्लॉय डेटा फाइल, जिसपे आपका पहली प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी, फिर उसका नेम है और फिर उसका पैन नंबर है। अगर तो आपकी सर्च की जो है वो एम्प्लॉय आईडी पे लग रही है, तो ऑब्वियसली विच इंडेक्सिंग यू आर गोइंग टू यूज? मैम प्राइमरी से जा सकते हैं। Yes. So if
यू आर अप्लाइंग, मतलब आपकी जो क्वेरीज है वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सारी क्वेरीज हो रही हैं, तो आप कौन सी इंडेक्सिंग यूज करोगे? आप यू आर गोइंग टू यूज प्राइमरी इंडेक्सिंग। प्राइमरी इंडेक्सिंग मतलब कि इसमें भी आपने स्पार्स इंडेक्सिंग यूज की कि पहले ब्लॉक का पहला रिकॉर्ड ले लिया, दूसरे ब्लॉक का पहला रिकॉर्ड ले लिया, तीसरे ब्लॉक का पहला रिकॉर्ड ले लिया, नेक्स्ट ब्लॉक का पहला रिकॉर्ड ले लिया। दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एन इंडेक्सिंग यू आर यूजिंग इन प्राइमरी इंडेक्सिंग? स्पार्स इंडेक्सिंग। एंड फर्स्ट का जो पॉइंटर है, बेस पॉइंटर विल पॉइंट टू अ ब्लॉक जहां पर आपको फर्स्ट का रिकॉर्ड मिलेगा, फर्स्ट से 4 का, 5 का, ये हमने प्राइमरी इंडेक्सिंग में पढ़ा है। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग इज ओनली एप्लीकेबल जब आप ऑर्डर्ड डेटा पे काम कर रहे हो और यू आर अप्लाइंग द क्वेरी बेस्ड अपॉन द प्राइमरी की। ठीक है, अब ये फेल कब होती है? व्हेन इट गेट फेल, जब आपका कोई क्वेरी है, ठीक है, यू आर अप्लाई मेकिंग अ क्वेरी ऑन द बेसिस ऑफ पैन नंबर, लेट्स से पैन नंबर के बेस पे आप कर रहे हो। ठीक है, पैन नंबर क्या होता है? पैन नंबर हमेशा यूनिक होता है। यस क्लास, पैन नंबर इज ऑलवेज यूनिक। So you are applying the query on the key value, which is a kind of a candidate key. PAN number आप candidate key consider कर सकते हो ना, तो आप एक key value पे apply कर रहे हो, but here the data based upon the PAN number is not unique. Oh sorry, is not ordered. 40, 51, 62, 33, 71, 82, है ना? समझ रहे हो? ये ordered data तो नहीं है ना? So here we want to make a query based upon the PAN number, but it is not ordered. So we are applying a query on the unordered data, but the key search key is candidate key. So what kind of a indexing you are going to use? We are going to use secondary indexing. समझ रहे हो? सेकेंडरी इंडेक्सिंग आपने यहाँ पे देखो इस टेबल में, ये आपकी इंडेक्स टेबल बनी। इंडेक्स टेबल के अंदर अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर आप डेंस यूज करोगे कि स्पार्स यूज करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू यूज? Yes, class. Dense. Yes, only dense indexing will work. Why dense indexing will work? Because आप sparse use नहीं कर सकते ना, because यहाँ पर 23, जैसे मैंने अगर स्पार्स किया तो खाली 23 को इंक्लूड करा, या 40 को इंक्लूड करा, 71 को इंक्लूड किया, 100 को इंक्लूड किया, बट आई कैन नॉट अश्योर कि 40 के बाद जो कंजिक्यूटिव उसकी रिकॉर्ड्स है वो 40 के फॉलोड बाय है। नो, बिकॉज द डेटा इज ऑन अनऑर्डर। और ये आप चीज एक अपने दिमाग में एक बार डाल लो कि अनऑर्डर जब होता है तब कभी भी स्पार्स यूज नहीं होती। स्पार्स इज ओनली एप्लीकेबल विद ऑर्डर डेटा एंड वी आर वर्किंग विद अनऑर्डर्ड डेटा। तो अनऑर्डर्ड डेटा के साथ हमेशा डेंस यूज करेंगे, सो दैट द नंबर ऑफ सर्च की वैल्यू विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सर्च की वैल्यू इन द डेटा फाइल। गॉट इट? तो यहाँ पर आपने 23, 33, 40, बट येस ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू यूज ऑर्डर्ड की वैल्यूज। यहाँ पर आप ऑर्डर्ड पैन नंबर लिखोगे, क्योंकि जो इंडेक्स टेबल होती है वो हमेशा ऑर्डर्ड होती है। इंडेक्स टेबल ऑर्डर होगी तभी तो आप इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाओगे ना। यहाँ पे तो आप बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज द डेटा ऑन विच यू आर मेकिंग अ क्वेरी इज नॉट ऑर्डर्ड। बट इंडेक्स टेबल के अंदर जब आप अपनी सर्च की वैल्यू लिख रहे हो, विच इज योर पैन नंबर, तो उसको आप ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखोगे। सो 23 का आप पॉइंटर आ जाएगी कि वो कहाँ पे किस जगह पे अप्लाई इसका बेस एड्रेस आएगा। ठीक है, फिर 33 के लिए इसका बेस एड्रेस आएगा, 40 के लिए कहाँ पर इसका बेस एड्रेस आएगा। सो यू आर गोइंग टू स्टोर द data reference which could be the block pointer or which could be the base address for a particular record where the record has been stored. So ये वाला पहला केस क्लियर हुआ, unordered with key. Yes, ma'am. ठीक है, now let's suppose I want to make a query based upon the name of the employee. ठीक है, मेरे को चाहिए I want the record of the employee राम। सो यहाँ पर देखो, राम नाम के बहुत सारे एम्प्लॉय है ना। ए, लेट्स सपोज ए इज इक्वल्स टू राम, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 का भी नाम राम है, एम्प्लॉय आईडी 3 का नाम भी राम है, 5 का नाम भी राम है, सो 13 का नाम भी राम है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, how I am going to put the data into the index table? So यहाँ पर the kind of the indexing is also being termed as secondary indexing, where I'm going to apply the query on the unordered data because it is unordered, AB, ABC, AD, AB, ठीक है, तो ये unordered है। और
सर्च की वैल्यू भी आपकी नॉन की वैल्यू है. दैट मीन्स इट इज नॉट यूनिक, इट इज अकरिंग एट मल्टीपल लोकेशन. सो दिस इज अ वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ इंडेक्सिंग. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर दो तरीके की एक तो हम इंटरमीडिएट लेयर बनाते हैं पहले, और उस इंटरमीडिएट लेयर पे इंडेक्सिंग होती है. इंटरमीडिएट लेयर कैसे बनती है, हर एक नेम के लिए, जैसे ए के लिए हमने एक टेबल बनाई कि विच स्टोर द ब्लॉक ऑफ रेफरेंसेस, कि कहाँ कहाँ पर ए स्टोर है. तो यहाँ पर देखो, पहला फील्ड विल स्टोर द ब्लॉक एड्रेस जहां पर ए स्टोर है. फिर दूसरी फील्ड विल आल्सो पॉइंट टू द ब्लॉक नहीं, बेस एड्रेस, जहां पर आपका ए स्टोर है. जहां जहां पर ए स्टोर है ना, वहां वहां पे एक ही एंट्री होगी उस इंटरमीडिएट लेयर पे. हर एक नेम के लिए एक इंटरमीडिएट लेयर बनेगी विच इज ऑलवेज बीन डेंस, क्योंकि जितनी ए की अकरेंस है उतनी यहाँ पर ए के लिए उसके रेफरेंसेस स्टोर होंगे. ए आपका फर्स्ट मतलब इस वाले पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, और ए नीचे भी है. तो यहाँ पर ए के 5 है, 1 2 3 4 4 है. तो 4 रेफरेंसेस उसकी इंटरमीडिएट लेयर में स्टोर हो जाएगी. सिमिलरली बी के लिए कहाँ कहाँ पर है, बी की बनेगी, सी की बनेगी. तो सबके लिए एक इंटरमीडिएट लेयर बनती है. उस इंटरमीडिएट लेयर पे आप अपनी इंडेक्स टेबल बनाते हो. तो यहाँ पर ए विल पॉइंट टू अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ इंटरमीडिएट लेयर जहां पर सारा ए के एड्रेसेस स्टोर है. ठीक है, तो ये वाली तो स्पार्स होगी, बट ये वाली डेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर ए की अक्रेंसेस कितनी है, 4, और यहाँ पर ए इज ओनली अकरिंग फॉर वन टाइम. सिमिलरली बी की अक्रेंसेस यहाँ पर 1 2 है. यहाँ पर फर्स्ट रेफरेंस विल पॉइंट हेयर एंड द सेकेंड रेफरेंस विल पॉइंट हेयर. जो यहाँ पे आप जो इंडेक्स टेबल, जो फाइनल इंडेक्स टेबल बनेगी बी की, विल पॉइंट टू द इंटरमीडिएट लेयर वेयर बी इज बीन स्टोरिंग ऑल द रेफरेंसेस. क्लियर हो रहा है सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है? That's why I've specifically taken the screenshot of the picture, क्योंकि इस डायग्राम से समझाना आसान था. अब जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, Yes, ma'am. आई होप ये क्लियर हो गया है कि सेकेंडरी इंडेक्सिंग हमारी अनऑर्डर्ड डेटा पे अप्लाई होती है, और की कुड बी, इट कुड बी अ नॉन की वैल्यू और इट कुड बी अ की वैल्यू. ठीक है, और क्लस्टर इंडेक्सिंग हमेशा ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग होती है, बट इसके अंदर हमारी जो की होती है सर्च की इज नॉन की. एंड प्राइमरी इंडेक्सिंग हमारी हमेशा क्या होती है, ऑर्डर्ड डेटा पे अप्लाई होती है, और उसमें की हमारी होती है प्राइमरी. ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग करते हो. इंडेक्सिंग में हमेशा आप एक इंडेक्स टेबल क्रिएट करते हो विच मेक the query optimization time, which increase the performance of query optimization. And आपका बेसिकली आपको सर्च टाइम को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि आपकी जो डेटा फाइल होती है वो बहुत ह्यूज होती है, उसको डिक्रीज करने के लिए आप इंडेक्सिंग को यूज करते हो. ठीक है, सो ये इंडेक्सिंग है. आई हैव सर्च द क्वेश्चंस ऑन इंडेक्सिंग, बट मुझे कुछ खास इतने मिले नहीं है. सो थोड़ा सा और सर्च करती हूँ, फिर मैं इंडेक्सिंग और हैशिंग के ज्यादा मिल रहे थे, तो इंडेक्सिंग और हैशिंग के एमसीक्यूज इकट्ठे डिस्कस करूंगी. ठीक है, हैशिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, सो विल बी मैम डिस्कसिंग ये हैशिंग. हाँ बोलो. मैम इससे ये बोल सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, मतलब हाँ हाँ, ओवरऑल कंफ्यूजन. यस. आईओ टाइम भी कम होता है. चलो, shall we start with the presentation? Who's going to present first? सिद्धार्थ, आपका टर्न था ना पहला. Yes, ma'am. And what is your topic? SQL injection. SQL injection. और किस किस का SQL injection है? हम्म, और किसी का नहीं है SQL injection? मैम आपके पास वो फाइल आई होगी ना, उसमें मेरे होगा. पास फाइल आई है, उसमें सिर्फ 2 बच्चों ने, 3. एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक. SQL injection आर्यन यादव और अभय सिंह आपने लिए, और कीर्ति और करण
आपने लिया है, तो आप लोगों का इकट्ठे होगा। टॉपिक जिनका सेम है, सेम सेम टॉपिक विल बी कवर्ड ऑन वन डे। ऐसा ही करना चाहिए ना, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ना इज नॉट वाइज। तो एक टॉपिक एक दिन में कवर होगा। तो आर यू गाइज रेडी? आप अपनी स्क्रीन शेयर करो सिद्धार्थ पहले तो। मैम बहुत है, क्या बोल रहे हो? ओनली द होस्ट कैन शेयर। हम आप पहले मैम बस होस्ट के पास हम परमिशन है स्क्रीन शेयर की। हाँ अच्छा अच्छा, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं हो रही, एक मिनट में कहाँ से करो फिर मैं ये सही। मैम पार्टिसिपेंट में सिद्धार्थ के नाम पे क्लिक करके आप उसे होस्ट बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक ऑलराइट। चलो सिद्धार्थ, यू कैन नाउ शेयर द स्क्रीन। ये पेंसिल ब्लैक पेन। विजुअल है screen। Yes, screen is visible. Okay. हम जैसे सिद्धार्थ, माय टॉपिक इज एसक्यूएल इंजेक्शन। हम्म। सबसे पहले बात, एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है मैम? तो सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन से पहले बात करें कि वेब एप्लीकेशन कैसे बनता है। तो वेब एप्लीकेशन में दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक। फ्रंट एंड में सीएसएस एचटीएमएल होता है, बैक एंड में हमारा डेटाबेस और सर्वर होता है। मैम वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका डेटाबेस होता है। तो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन किसी फॉर्म में यूजर से डेटा ही लेती है, यूजर इनपुट के फॉर्म में डेटा लेते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ vulnerability by which an attacker execute malicious SQL query on the backend database by manipulating the input to the application। यानी कि अटैकर मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरी को इंजेक्ट करके डेटाबेस को मैनिपुलेट करता है एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। Okay. Yes. अब हम बात करते हैं कि एसक्यूएल, अब बात करते हैं लॉगिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम की, जो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू कैसे बाईपास करते हैं। तो उसके लिए मैम एसक्यूएल जो पीएचपी वेबसाइट पीएचपी का पेज होता है मैम, उस पर बेसिकली एज क्वेरी रन हो रही है, क्वेरी रन हो रही होती है। तो हम्म। इसमें यूजर नेम और यूजर पासवर्ड यूजर से इनपुट करा रहे होते हैं कि यूजर नेम यूजर पासवर्ड इनपुट करते हैं। अगर यूजर नेम और यूजर पासवर्ड डेटाबेस में प्रेजेंट होता है तो चेक होता है वहां से जाके। अगर प्रेजेंट होता है तो उसे एक्सेस मिल जाता है, अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो नहीं मिलता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड को मैनिपुलेट करते हैं एक एसक्यूएल स्ट्रिंग में। एसक्यूएल स्ट्रिंग में पास करते हैं हम एक, ये तो नहीं हो रहा। तो हम कोई ऐसी स्ट्रिंग पास करते हैं जो हमेशा ट्रू हो, जैसे कि 1 = 1। तो
पहली जो यूजर नेम होता है इसकी जगह हम एक ऐसी स्ट्रिंग पास करेंगे जो पहली स्ट्रिंग को तो स्किप कर दे और दूसरी को यूज कर ले। जैसे कि अब और की कंडीशन है, पहली स्किप हो गई और हमारी दूसरी हमारी हमेशा ट्रू होगी, तो दोनों में एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगी। और ऐसे ही सेम पार्ट में करते हैं, तो एक ट्रू हो जाती है तो हम ऐसे उसको अकाउंट का एक्सेस मिल उस अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है एडमिन पैनल का। अब ऐसे करके हम एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू और भी स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एसक्यूएल क्वेरी कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये तो अभी किया ही है। ये तो अभी इसके बाद ऐसे करके ड्रॉप टेबल यूज भी कर सकते हैं। इससे हमारा डेटाबेस भी ब्लीड हो सकता है उसकी टेबल। ऐसी क्वेरी भी रन करवा सकते हैं। अब एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो फायरवॉल के होते हुए भी डेटाबेस से डेटा ले सकता है। कोई भी अटैकर सबसे पहले कोई एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालता है सर्वर के पास, तो सर्वर उसे डेटा फैच करके वेबसाइट पे लेके आता है और इसी का फायदा उठा के अटैकर डेटा निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम वेबसाइट को सिक्योर करना चाहें, यानी कि डेटाबेस को सिक्योर करना चाहें, तो हम ज्यादातर ऐसे कोड रन करेंगे जो डेटाबेस में जाके पूरी वेबसाइट चेक हो, यानी कि पूरी क्वेरी डेटाबेस में जाके चेक हो। इसलिए हम इसको यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार काउंट स्टार। इससे क्या होता है कि पूरी क्वेरी एक एक करके, पहले दो क्वेरी में करी थी हम करके एक वन इक्वल टू वन करके ये भी चेक होगी और भी चेक होगी। तो इससे क्या होगा कि हमें ऐसे एक्सेस नहीं मिल पाएगा। ऐसे करके हम अपनी डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन इज a type of SQL injection where an attacker asks true and false questions to the database. This is a time-based SQL injection. तो based on a error message, attacker craft more specific question to the database to extract more information. तो हम बात करते हैं कि एक न्यूज वेबसाइट की न्यूज वेबसाइट लेके बढ़ते हैं कि ये ऐसे www.site.com news.pc वेबसाइट है, id इक्वल टू 5। इसमें हम सबसे पहले एक पैरामीटर पास करेंगे 1 इक्वल टू 1। उसके बाद साइट को रिलोड करेंगे तो ऑलवेज ट्रू है, अगर नॉर्मली रिलोड हो रही है ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पैरामीटर पास करेंगे 1 इक्वल टू 2। अब ये वेबसाइट अगर नॉर्मली रिलोड हो रही है तो ठीक है, तो और नहीं हो रही है, इसमें से कोई भी पिक्चर कंटेंट कुछ भी मिसिंग जा रहा है, तो ये हम मान लेंगे कि ये वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है एसक्यूएल इंजेक्शन इज एन अटैक Okay, इन व्हिच yeah, Siddharth, I want to prompt you in between. So, he has told us about SQL injection. तो क्या होता है SQL injection? Basically, देखो, as the name says, we are writing SQL queries. क्यों लिखते हैं? Why we use SQL queries? In order to retrieve data. ठीक है? अब आपके डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कौन कर सकता है? Who can write the SQL queries? Only authorized user who has an access to the database. ठीक है, अगर कोई कंपनी है उसके डेटाबेस को अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो आप कंपनी के या तो एम्प्लॉय होंगे या आप कंपनी के ऑथराइज पर्सन है, तो आप उसके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग एसक्यूएल क्वेरीज। नाउ देयर आर सम malicious यूजर हु आर unauthorized to access the database. So that particular user is making SQL query. अगर उसके पास तो अथॉरिटी नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, he or she is intending malicious data. तो उस केस में आप अपने SQL query को इंजेक्ट कर रहे हो by using some code words which is always been true, और जिसकी वजह से आपको हमेशा अपने डेटाबेस में एक्सेस आपको मिल जाता है। बेसिकली दैट इज अ मीनिंग। मोटा मोटा जो इसका समअप है वो यही है। SQL इंजेक्शन अटैक्स क्या होते हैं कि आप इसके अंदर अपनी SQL क्वेरी को इंजेक्ट करते हो बाय सम
random values by some data that always makes the access to the database possible. समझ रहे हो? कुछ क्लियर हुआ है क्या होता है डेटाबेस SQL इंजेक्शन? यस मैम। अब यहाँ पर आप Yes, ma'am. MCQ फर्स्ट पढ़ो कि SQL injection is an attack in which dash code is inserted. What kind of a code is inserted into the query? Malicious, redundant, clean, or non-malicious? So which code is being inserted into the string that are later passed to the instance of the SQL server? तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर? A. Malicious code is being inserted. ठीक है. Second is the dash is time-based SQL injection attack. Which is a time-based SQL injection attack? As he has told just now, कि कौन सा है? Blind SQL injection. Am I right, Siddharth? Yes, ma'am. Okay. Which of the following statement is true about SQL injection? It is a object penetration technique, function penetration technique, code penetration technique, or database penetration technique. Which one is right? It is a code penetration technique because we are injecting a wrong code. We are injecting wrong code into the SQL queries. हम changes जो कर रहे हैं वो code के साथ कर रहे हैं. That's why it is being also called as code penetration technique. Scroll down करो नीचे. Which of the following is a type of SQL injection attack? It inserts the data, it updates the data, it deletes the data, or all of the above? All of the above. तीनों ही हो सकता है. हाँ जी. Which of the following is true about the type of the SQL injection? Install malicious program, export valuable. Maybe all of the above. हाँ, get user login detail. इस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. किसी जो SQL इंजेक्शन है, हमें अगर यूजर की डिटेल्स चाहिए तो दैट वी कुड आल्सो डू. अभी मैं ऐसा करती हूँ, मैं कल की क्लास में आई विल, इसके बाद 2 स्टूडेंट्स और है ना जिनका SQL इंजेक्शन है. 2 ग्रुप और है जिनका SQL इंजेक्शन है. दे बोथ हैव टू. आप रेडी रहना. आर्यन यादव और अभय सिंह और कीर्ति और करण, ठीक है. आप लोग करोगे SQL इंजेक्शन प्रेजेंट और ट्राई टू provide some other MCQs. There's no use of discussing the same MCQs. उसके बाद I'll tell you about this, ठीक है. Any user control parameter that gets processed by the application includes vulnerabilities like host related information, browser related information, application parameters included as part of the body of the post request, all of the mentioned. Hani. Any host, any user control parameter that gets processed. The application. All of mentioned, all of the above. अच्छा, but we have not discussed this thing. चलो ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे. क्योंकि मैम होस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं मैम, और ब्राउज रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उससे निकाल सकते हैं, और कोई भी पैरामीटर को इंक्लूड करते हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट में ही करते हैं, इसीलिए मैम तीनों होंगे. अच्छा, ठीक है. ओके. SQL इंजेक्शन अटैक इज कौन सा है? The exploitation of programming weakness in SQL codes, the injection of malware in the SQL authentication process, a botnet attack on SQL machines, exploitation of database entry. So the right answer is the injection of malware in the SQL authentication process. ये है? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, आगे बढ़े. इतना ही? Okay. Yes. चलो, good. All right. That is good one. Please make me a host. We are about to end this session. अच्छा, मैं असाइनमेंट भेज रही हूँ आज, ठीक है, आपके क्लासरूम पे. असाइनमेंट सबमिट करके देना और कल बाकी दोनों की प्रेजेंटेशन होगी. ऑल राइट, चलो, सी यू टुमारो, बाय.